नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये तस्वीर आपने देखी होगी, क्या पता आपके दिमाग में क्या आया, लेकिन शायद बंगाल याद आ गया होगा। नहीं आया तो आज फिर से याद कर लीजिए। ये जो सीन है बहुत कुछ बता रही है, लेकिन पता नहीं कौन कौन इसे सीखना चाहता है और कौन कौन अपनी बारी के इंतजार में है। अमित शाह का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है। 2014 से बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज उस 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं कि आपके परिवार का त्याग, आपके परिवार का बलिदान सोनार बांग्ला के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका बहुत योगदान। इनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी, लेकिन अमित शाह हो, मोदी हो, जेपी नड्डा हो, किसी ने निंदा करने की भी साहस नहीं किया। उस समय जब चुनाव परिणाम आए तो मोदी जी ने तुरंत एक ट्वीट किया, ममता दीदी को बधाई दी। ममता बनर्जी जब आई तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये सीएम हो और ममता बनर्जी पीएम हो। अमित शाह के साथ भी देख लीजिए। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, इतनी बड़ी पार्टी को चला रहे हैं। बेशक आज अध्यक्ष नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। अगर बीजेपी में पूछा जाए कि मोदी के बाद कौन, डेफिनेटली शाह है। वो शाह जो केरल में जाते हैं तो केरल में अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए आपके पास 2 चीज होना चाहिए, एक तो देशभक्ति की भावना और दूसरा जान गंवाने की क्षमता। मतलब लोग जान गंवाएं, ये निंदा नामक फॉर्मेलिटी भी ना कर पाए। उन लोगों ने सोनार बंगला बनाने के लिए अपनी जान दी है। और एक चीज होता है, जैसा कि जब कन्हैयालाल मारे गए तभी मैंने कहा था कभी बीजेपी के बड़े नेता याद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्हैयालाल को भूल गए। कन्हैयालाल को याद करेंगे चुनावी रैली में। वैसा हुआ भी। अमित शाह जोधपुर गए और अमित शाह ने वहां बोला कि हमारे भाई कन्हैयालाल तेली को मार डाला। तो ये हिंदुओं को याद करते हैं चुनावी मंचों से, लेकिन जो लोग मरे उनके लिए शाह या बीजेपी या आरएसएस ने क्या किया? शाह उनके घर भोज खाने जाते हैं 13 दिन पे नहीं, चुनाव के समय। जब चुनाव हो तो हिंदुओं घर खाना खाने जाते हैं, मैसेज देते हैं कि ये पार्टी उन लोगों के साथ है। लेकिन लोग मरे तो मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा भी तो कैसे पड़ेगा? बंगाल में जो कुछ भी हुआ, एक चीज आपने ध्यान दिया, उस समय बीजेपी के लोग घर से मोर्चा खोले हुए थे, घर में बैठकर धरना दे रहे थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने वकील भी रिक्रूट नहीं किया था जो कि केंद्र सरकार का पक्ष रखे। ये लोग हिंदुओं से गुहार लगाते हैं, उनको पंप करते हैं कि आप राष्ट्रवाद और देशभक्ति के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, आपकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगी। व्यर्थ। अब इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेवार बताया जाता है, बीजेपी के लोग बताते हैं। उस राज्य के मुखिया हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना उनकी जिम्मेवारी थी। उसके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। मास्टर स्ट्रोकवादी यहां पर बोलेंगे कि ये प्रोटोकॉल है, इसके अलावा मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मास्टर स्ट्रोकवादियों, तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? कोई भी मर सकता है, इनका कार्यकर्ता ज्यादा निशाने पर होता है। तो क्या खुद के लिए या खुद के परिवार का भी कोई मामला हो तो इसी तरह का हो सकता है। क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी होने के लिए एक पहला शर्त है, वो शर्त है कि बर्बादी में भी मास्टर स्ट्रोक तलाश हो, घर में इज्जत भी लूट रही है उसमें भी मास्टर स्ट्रोक तलाश हो। बात है बीजेपी आरएसएस की प्रायोरिटी की, तो जहां दीन से जुड़ा हुआ मामला हो वहां सक्रिय हो जाता है। 2 आसमानी गिरोह बंगाल में आपस में भिड़ गए।
उसमें जो कैजुअलिटी हुई, मोदी जी ने उसके लिए मुंह खोल दिया। ये लड़की याद होगी सरस्वती जी ना, पूरी रात बलात्कार हुआ, सुबह इसकी हत्या कर दी गई। किसने की? पंचमक्कारों ने। मोदी जी ने या फिर शाह जी ने या मोहन भागवत जी ने एक शब्द नहीं बोला। एक मामला आया कश्मीर से, जुम गर्ल, जुम क्लासेस को लेकर लड़की परेशान थी। उस परेशानी को देख मोदी जी से रहा नहीं गया, क्योंकि उसने मोदी साहब से गुहार लगाई थी। 48 घंटे के अंदर कानून बन गया। लेकिन बाकी कोई मरता है तो मरे, यही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के मरने पर मुंह नहीं खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, खास पहचान वालों के लिए खोलते हैं। बाकी लोग मरे, पलायन करें, उनको मारकर टांग दिया जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें वोट उगाही करनी है और लोगों की प्रशंसा करके लोगों को ठगना है। ये ठगना ही कहेंगे आप इसे, कि कोई मर रहा है उसमें भी उसकी प्रशंसा कर दो कि आपके घर के व्यक्ति ने बहुत बड़े काम के लिए बलिदान दिया था। लेकिन खुद ये लोग हर जगह आत्मसमर्पण मुद्रा में नजर आते हैं, लेकिन बाकी लोगों को जरूर समझाते हैं। और ये इनकी राजनीतिक मजबूरी हो जाती है, संवैधानिक मजबूरी हो जाती है। ये कौन सी ऐसी संवैधानिक मजबूरी है जो अपने कार्यकर्ताओं के मरने पर एक ट्वीट भी नहीं करने देती? कहां ये चीज लिखा है? अगर इतना कंपल्सन है तो डेफिनेटली उस संविधान को बदल देना चाहिए जो किसी भी नेता को भेदभाव करना सिखाया। अगर आप नहीं बोलते तो किसी के लिए नहीं बोलते, लेकिन आप उनके लिए बोलते हैं जिनके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग भी रोता है, वामपंथी भी रोते हैं। लेकिन आप राष्ट्रवादी हैं। कैसे राष्ट्रवादी हैं? आपके लोग मारे जाते हैं, बेमौत मारे जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, आपके हाथ में सत्ता है। वहां आपको बता दिया जाता है कि संविधान से आप बंधे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में मात्र 2 सांसद हैं। कोई भी मामला हो चट बढ़कर उठाता है। आपके पास सरकार है, आप कहीं कुछ बोल नहीं पाते, आपकी मुंह सिल जाती है। और आपकी जो चाटुकार मंडली है, हर चीज में मास्टर स्ट्रोक। तो चाटुकार मंडली वाले जहां भी हो, बंगाल में जो कुछ भी हुआ 10 साल 15 साल हर जगह होना है। ये सच्चाई है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।